हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस के लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 8 दैट वाज रिलेटेड टू ऑफेंसेस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स पर्सन्स। तो उसमें हमने सारा कुछ पढ़ा था कि म्यूटिनी को अगर कोई अबेट करता है तो क्या पनिशमेंट रहेगी, कोई सीड्यूस करके अगर म्यूटिनी को अबेट करता है तो क्या पनिशमेंट रहेगी। उसके बाद कोई अगर सबॉर्डिनेशन को अबेट करता है तो क्या पनिशमेंट रहेगी, डेजर्टर को हार्बर करता है तो क्या पनिशमेंट रहेगी। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कोई अगर कोई गार्ड कैरी करता है या टोकन कैरी करता है, गार्ड वियर करता है, टोकन कैरी करता है, किसका जो मेनली होता है आर्मी पर्सन्स के लिए, नेवी पर्सन्स के लिए, एयरमैन के लिए, अगर उसको कोई पहन के या उस टोकन को कैरी करके ये दिखाना चाह रहा है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और इवन वो ये भी जानता है कि मैं किसी भी आर्मी से या नेवी से, एयरफोर्स से बिलोंग नहीं कर रहा, फिर भी वो लोगों के सामने ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है किस तरह से, कोई भी रिजेंबलिंग गार्ड वियर करके या कोई भी रिजेंबलिंग टोकन कैरी करके। ये सारा कुछ हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में। और हमने मेनली ये देखा था कि जिन लोगों पे कोर्ट मार्शल एक्ट लग जाता है, जैसे कि कोर्ट मार्शल किसके अंडर होता है, आर्मी एक्ट के अंडर होता है, नेवी एक्ट के अंडर होता है, एयरफोर्स एक्ट के अंडर होता है, तो वो जो पर्सन है ना, वो स्पेसिफिकली वहीं पे डील कर लिए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं एक्ट्स के अंडर उनको डील कर लिया जाता है। जबकि बाकी लोगों की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि जो अबेट कर रहे हैं, जो हार्बर कर रहे हैं, जो सिविलियन पर्सन्स हैं, उनके रिगार्डिंग हमने चैप्टर 8 पढ़ा था। चैप्टर 8 उन लोगों के लिए नहीं था जो एक्चुअल में आर्मी में सर्विंग है या फिर सर्विस कर चुके हैं, जिनके रिगार्डिंग ऑफेंस की हम बात कर रहे हैं। तो उन लोगों की हमने बात नहीं करी थी, हमने बात करी थी सिविलियन पर्सन्स की, जो उनको हार्बर कर रहे हैं, जो उनको अबेट कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं। कौन से कामों में? जो उनको एज एन आर्मी पर्सन या एज ए नेवी पर्सन या एज एन एयरमैन उनको नहीं करने चाहिए थे। वो सारा कुछ हमने चैप्टर 8 में डील किया था। और आज का जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर और इससे नेक्स्ट चैप्टर भी मोस्ट ऑफ द आप समझेंगे कि बेयर एक्ट ट्रेडिंग टाइप है। इनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा ये है कि बेयर एक्ट को एक बार हम डिवाइड करके वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है कि ये चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है। अदरवाइज इनमें कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक बेयर एक्ट ट्रेडिंग है। फिर भी हम कर रहे हैं चैप्टर 9 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये वाला जो चैप्टर है, ये ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से रिलेटेड सारे के सारी चीजों पे एग्जॉस्टिव है, नहीं। आपको इसको पढ़ना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के साथ में। क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, कौन से ग्राउंड पे हो सकती हैं, किस तरह से लिस्ट तैयार की जाती है इलेक्टोरल जो वोटर्स हैं उनकी, या फिर सारा कुछ जो प्रोसेस है, चाहे वो सब्सटेंटिव राइट कहें आप या चाहे फिर प्रोसेस की बात करें, वो सारा कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मिलता है। ये प्रोविजंस उसके एंसिलरी है, डेरोगेशन में नहीं हो सकते क्योंकि ये एग्जॉस्टिव है ही नहीं। ये तो कुछ ही पॉइंट्स पे बात करता है जो ऑफेंस की कैटेगरी में चले जाएंगे, जिनके बेस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, जिनके बेस पे पनिशमेंट दी जा सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट कोड है। ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीटली हर एक चीज से डील नहीं करता जो इलेक्शन से रिलेटेड है। ये कुछ एक स्पेसिफिक ऑफेंसेस से डील करता है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। 2-3 तरह के, 3-4 तरह के इसमें ऑफेंसेस दे रखे हैं। वो ऑफेंसेस में फॉल करने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस क्या उसकी सजा रहेगी, ये सारा कुछ इसमें चैप्टर 9 में बताया हुआ है। अच्छा, इसको हमने साथ में पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के। क्लियर है? ठीक है, बीएनएस के लिए आपको इतना ही पढ़ना है जितना इसमें दिया हुआ है। हाँ, अगर इसके ऊपर आपको ये चाहिए कि मुझे पूरा एक मतलब डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ नॉलेज चाहिए तो आपको वो एक्ट इसके साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन 169 से, जो इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन है, कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट डिफाइंड। इसमें दो मेन चीजें हैं, एक कैंडिडेट को डिफाइन किया हुआ है, दूसरा इलेक्टोरल राइट को डिफाइन किया हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, देखो डेफिनेशन क्लॉज हमने पढ़ा सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 में आपकी ऑलमोस्ट 38 डेफिनेशंस हैं। और उसके बाद भी मतलब पारीमेट्रिया का कंसेप्ट दिया हुआ है कि अगर आईटी एक्ट में डिफाइंड है, अगर बीएनएसएस में डिफाइंड है, तो वहां से भी हम बोरो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन देने का क्या मतलब है? यहाँ पे डेफिनेशन अगर पूरे थ्रू आउट बीएनएस अगर कोई डेफिनेशन अप्लाई होनी होती तो वो दी होती कहाँ पे? सेक्शन 2 के किसी क्लोज में। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट डिफाइन कर रखे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, यानी ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 9 के लिए। जब हम चैप्टर 9 को पढ़ेंगे तो हम कैंडिडेट का ये मतलब लेके चलेंगे, हम इलेक्टोरल राइट का ये मतलब लेके चलेंगे, इसके बाहर की इसने बात ही नहीं करी। तो क्या कहता है कैंडिडेट का क्या मतलब है? कैंडिडेट मीन्स ए पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन। यानी कैंडिडेट का मतलब है कोई भी पर्सन जिसको नॉमिनेट किया गया है एज ए कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन।
ठीक है, इलेक्शन किस चीज के होते हैं? इलेक्शन आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं, इलेक्शन आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं। तो क्या ये सिर्फ दो ही काइंड के इलेक्शन इसमें आएंगे, या फिर आप ये कहें इलेक्शन आपके ग्राम पंचायत के होते हैं, जिला समिति वगैरह के इनडायरेक्ट इलेक्शन जो भी होते हैं, जो आपके जनरल एक काइंड ऑफ नॉलेज में रहते हैं, ठीक है, जो कॉमन मैन से डायरेक्ट डीलिंग है, क्या यही इलेक्शन इसमें कंसिडर होंगे? इसमें लिखा हुआ है इन्होंने एट एनी इलेक्शन। एट एनी इलेक्शन का क्या मतलब है कि जो भी लीगली आपके लीगल तरीके से जो भी ऑथराइज्ड इलेक्शन है, चाहे वो किसी पब्लिक अथॉरिटीज के लिए है, चाहे वो किसी स्पेसिफिक रजिस्टर्ड एसोसिएशन के रिगार्डिंग इलेक्शन है, वो सारे ही इलेक्शन इसमें कवर होंगे। क्योंकि किसी भी जनरल वर्ड को हम अपने हिसाब से स्पेसिफिक नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता कि ये सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन पे लगना था या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन पे लगना था, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ होता। अगर कैंडिडेट को मेंशन किया हुआ है तो वो ये भी बता सकते थे कि कौन से इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो चाहे कोई पब्लिक अथॉरिटीज का इलेक्शन है, चाहे किसी लॉफुल एसोसिएशन का इलेक्शन है, या फिर आप जो एमएलए एमपीज के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं, या फिर ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, म्यूनिसिपलिटीज के इलेक्शन में जो वोटिंग होती है, वो सारे इलेक्शन इसमें कवर होंगे। तो कैंडिडेट का मतलब है कोई भी पर्सन जिसको नॉमिनेट किया गया है एज ए कैंडिडेट। नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं, आपको सबको पता है। तो जिस भी इंसान ने, जो जनरल लेमन की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि पर्चा भर दिया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो कैंडिडेट कहलाएगा। क्लियर है? सेकंड क्या कहता है? इलेक्टोरल राइट। अब इलेक्टोरल राइट की जब बात करते हैं तो इलेक्टोरल राइट में आपका क्या क्या कवर होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इंडिया में कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, ठीक है। आपके पास वोट करने का राइट है, ठीक है। यानी कि जो भी इंडिया का सिटीजन है और 18+ है, किसी डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं करता, तो वो वोटिंग का राइट उसको मिल जाता है। लेकिन राइट टू स्टैंड इन इलेक्शन, ये जो राइट है कि आप किसी इलेक्शन को लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, आप एज ए कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उसके लिए आपके पास कुछ रिक्वायर्ड होते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन। जैसे कि आपको अगर एमएलए के लिए जाना है तो 25 एज होनी चाहिए, 30 एज होनी चाहिए एमपीज के लिए। ये इस तरह की क्वालिफिकेशंस जो है ये एडिशनल एडेड रहती है, ठीक है। आपके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जैसे 18 ईयर्स है एज होती है, तो एक आपके पास राइट है कि राइट टू वोट। लेकिन राइट टू स्टैंड इन एन इलेक्शन के लिए हो सकता है कुछ और रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि बहुत सारी एसोसिएशंस में हम देखते हैं कि वो ये कह देते हैं कि 10 साल का इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं कि 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो हो सकता है कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट हो, लेकिन वो फिर सब पे इक्वली अप्लाई होती है, ठीक है। तो इलेक्टोरल राइट का क्या मतलब है? राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड। इलेक्शन में खड़े होना राइट है, उसी तरह से इलेक्शन में नहीं खड़े होना भी तो राइट है ना, ठीक है। दोनों ही चीजें, पॉजिटिव एस्पेक्ट इंक्लूडेड है तो नेगेटिव भी है, ठीक है। अगर मेरे पास ये राइट आया कि मैं जॉब करूं, तो मेरे पास ये भी तो राइट है कि मैं जॉब ना करूं। एक जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करके मैं नहीं करूं, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि कोई इलेक्शन में खड़ा होने का राइट अगर किसी के पास है, हम उसको इलेक्टोरल राइट कह रहे हैं, तो इलेक्शन में ना खड़े होने का राइट या फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक विड्रॉ करने का राइट भी तो उसके पास है। ये भी तो उसका इलेक्टोरल राइट हुआ, जो इलेक्शन से रिलेटेड है वो इलेक्टोरल राइट है। तो अगर किसी भी पर्सन के पास राइट है टू स्टैंड इन एन इलेक्शन और नॉट टू स्टैंड इन एन इलेक्शन, ये इलेक्टोरल राइट है। विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट, अप्लाई कर दिया, उसके बाद विड्रॉ कर लिया कि मैं एज ए कैंडिडेट नहीं खड़ा होना चाहता। एक मतलब डेडलाइन होती है कि उस टाइम तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसने विड्रॉ कर लिया, ये भी उसके पास राइट है। कोई उसको ये नहीं कह सकता जब तक कि वो उस लिमिट में फॉल कर रहा है, कोई उसको ये नहीं कह सकता कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका इलेक्टोरल राइट है, ठीक है। और टू वोट, वोटिंग का राइट तो है इलेक्टोरल राइट। और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग, वोट ना करने का भी अधिकार उसका वोट इलेक्टोरल राइट है कि मैं नहीं कर रहा वोट, ठीक है। उसके बाद किसी भी इलेक्शन में, तो इलेक्टोरल राइट में क्या क्या इंक्लूडेड है? इलेक्टोरल राइट में टू स्टैंड एट एन इलेक्शन इंक्लूडेड है, नॉट टू स्टैंड एट एन इलेक्शन इंक्लूडेड है, विड्रॉ फ्रॉम बीइंग ए कैंडिडेट इंक्लूडेड है, टू वोट इंक्लूडेड है, और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग भी इंक्लूडेड है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इलेक्टोरल राइट कहलाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 169 क्लोज बी। क्लियर है? कैंडिडेट कौन है? जिसको नॉमिनेट किया गया है एज ए कैंडिडेट एट एन इलेक्शन, जिसने नॉमिनेशन फाइल किया है। एंड सेकंड आपका इलेक्टोरल राइट। दोनों चीजें डिफाइंड है जो थ्रू आउट दिस चैप्टर इसी सेंस में यूज की जाएगी। उसके बाद आते हैं ऑफेंस की कैटेगरीज।
तो सबसे पहले आपका दिया हुआ ब्राइबरी, सेक्शन 170। ब्राइबरी क्या होता है? रिश्वतखोरी, जिसको जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं। ब्राइबरी का मतलब है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, हु एवर गिव्स ए ग्रेटिफिकेशन, कोई ग्रेटिफिकेशन देता। अब ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मॉनेटरी ग्रेटिफिकेशन, ठीक है? कोई भी चीज जो रिसिपेंट के लिए मेटेरियल करती है, ठीक है, उसके लिए किसी मेटेरियल वैल्यू की है, उसको मैटर करती है, या फिर उसके बेनिफिट के लिए है। अब बेनिफिट थोड़ा सा टेंजिबल काइंड ऑफ बेनिफिट होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि मॉनेटरी बेनिफिट हो, लेकिन बेनिफिट कैसा होना चाहिए? टेंजिबल बेनिफिट होना चाहिए, सब्सटेंटिव बेनिफिट दिखना चाहिए कि हाँ ये वाला बेनिफिट है। जस्ट मेंटल सेटिस्फेक्शन कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? बेनिफिट का मतलब है कोई प्रोप्राइटरी बेनिफिट है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट है, या फिर कोई इस तरह का बेनिफिट है कि उससे मुझे ये फायदा मिल रहा है, ठीक है, जिसको बता सकता है प्रॉपर टर्म्स में, और जिसको लेमन की लैंग्वेज में भी बेनिफिट कंसीडर किया जाए, ठीक है? तो कहता है कि अगर कोई गिव्स ए ग्रेटिफिकेशन, देता है ग्रेटिफिकेशन किसी भी पर्सन को, ठीक है, ग्रेटिफिकेशन देता है, किस पर्पज से देता है वो मैटर करता है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हिम और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी इलेक्ट्रल राइट, और ऑफ रिवॉर्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज सच राइट। वो जो ग्रेटिफिकेशन दिया एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, वो क्यों दिया? वो इस एवज में दिया कि आप अपने इलेक्ट्रल राइट को इस तरह से एक्सरसाइज करो, ठीक है? मान लो कुछ लोगों में पैसे बांट दिए कि मुझे वोट कर देना, ये क्या है? ये ब्राइबरी है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 170, ठीक है? क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ग्रेटिफिकेशन दिया है, किस पर्पज से दिया है? फॉर इंड्यूसिंग हिम टू एक्सरसाइज एनी इलेक्ट्रल राइट, ठीक है? और किस पर्पज से हो सकता है? फॉर द इंड्यूसिंग एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एन इलेक्ट्रल राइट। जैसे कि मान लो किसी पर्सन को दे दिया कि आपकी वाइफ का वोट मेरे फेवर में आना चाहिए, मैं ये चीज आपको दे रहा हूं, ठीक है? अब वो ये कहेगा कि मैंने तो मेरे लिए तो लिया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ये भी इंक्लूडेड है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एन इलेक्ट्रल राइट। चाहे उसको खुद को इंड्यूस करने के लिए दिया गया ग्रेटिफिकेशन, या फिर उसको ये कहा गया कि मैं आपको ग्रेटिफिकेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप किसी दूसरे पर्सन को इलेक्ट्रल राइट वोट इस तरह से एक्सरसाइज करने के लिए आप करें, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपने फादर को दे दिया कि अपने बेटे का वोट मेरी तरफ डलवा देना, बेटे को दे दिया कि अपने फादर का वोट इस तरह से डलवा देना, अपने मदर का वोट इस तरह से डलवा देना, ये इलेक्ट्रल राइट मेरे फेवर में आना चाहिए, मेरे दोस्त के फेवर में आना चाहिए। तो जो भी पर्सन इस तरह का ग्रेटिफिकेशन देता है किसी दूसरे पर्सन को, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हिम और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी इलेक्ट्रल राइट, किस तरह से अपने इलेक्ट्रल राइट एक्सरसाइज करना है, और फॉर रिवॉर्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज सच राइट। देखो, इंड्यूस कब किया जाता है? इंड्यूस किया जाएगा वोट डालने से पहले कि आप इस तरह से अपना वोटिंग का राइट एक्सरसाइज करें, ठीक है? तो इंड्यूसमेंट दी जाएगी पहले, ताकि उस इंड्यूसमेंट के एवज में वो वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करे। लेकिन रिवॉर्ड कब दिया जाता है? रिवॉर्ड दिया जाता है कोई काम होने के बाद, कि आपने अच्छा किया, आपने मेरे फेवर में किया, आपने इस तरह से किया, आपने इस तरह से नहीं किया, उस चीज का रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि या तो मान लो वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने से पहले किसी को कोई ग्रेटिफिकेशन ऑफर किया गया या दिया गया, ठीक है, या फिर एज ए रिवॉर्ड दिया गया। एज ए रिवॉर्ड कब दिया जाएगा? जब उसने अपना इलेक्टोरल राइट उसके कहने के हिसाब से उसने एक्सरसाइज किया हो। तो अगर मान लो कोई ग्रेटिफिकेशन देता है किसी दूसरे पर्सन को फॉर रिवॉर्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज सच राइट, वो भी किस में आएगा? ब्राइबरी में आएगा। यहां पे बात हो रही है गिवर की, जिसने दिया है, यानी कि दो पर्सन है ए और बी। ए ने इसको कुछ पैसे दिए, हम मॉनेटरी बेनिफिट मान लेते हैं 1%, मान लो 1K उसने दिए हैं बी को, किस पर्पज से? कि आप अपना जो वोटिंग का राइट है वो सी के फेवर में एक्सरसाइज करेंगे, जो कि मेरे ब्रदर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लोज में जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए की लायबिलिटी की, क्योंकि गिवर कौन है? ए है। तो हु एवर गिव्स ए ग्रेटिफिकेशन, क्लियर है? सेकंड में हम बात करते हैं एक्सेप्टर की, यानी कि बी की, हु एवर एक्सेप्ट्स आइदर फॉर हिमसेल्फ or any other person any gratification or a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right। अगर बी ने एक्सेप्ट किया है क्या? ग्रेटिफिकेशन, किस चीज का? कि मैं अपना इलेक्ट्रल राइट इस तरह से एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है? उसको इंड्यूस किया गया, सामने वाले ने उसको कहा कि चलो मैं 1000 रुपए देता हूं, आप अपना वोट मेरे फेवर में डाल देना। अब ये तो गिवर की लायबिलिटी आ गई आपके क्लोज फर्स्ट में।
अब सेकंड में बात हो रही है जो एक्सेप्टर है, जो रिसीवर है, उसकी लायबिलिटी की। जो भी इंसान एक्सेप्ट करता है कोई भी ग्रेटिफिकेशन, किस पर्पज से, कि मैं अपना इलेक्टोरल राइट इस तरह से एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, या फिर एज ए रिवॉर्ड कि मैंने अपना इलेक्टोरल राइट इस तरह से एक्सरसाइज किया है, या फिर मैंने अपनी वाइफ का राइट इस तरह से एक्सरसाइज करवाया है, मैंने अपने बेटे का राइट इस तरह से एक्सरसाइज करवाया, यानी कि किसी दूसरे को मैंने इंड्यूस किया है कि उसका राइट, वो इलेक्टोरल राइट है कि हाँ हमारे कहने के हिसाब से वो एक्सरसाइज करे, ठीक है। तो एक्सेप्ट्स आइदर फॉर हिमसेल्फ या फिर फॉर एनी अदर पर्सन gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right। तो ए की लाइबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो दे रखी है क्लोज 1 में, और बी की लाइबिलिटी दे रखी है क्लोज 2 में। इन दोनों को ही क्या कहा जाएगा कि दे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। ए भी लाइबल है, बी भी लाइबल है, एक गिवर है एक एक्सेप्टर है, दोनों क्लोजेस में दोनों की डिफरेंट डिफरेंट कल्पेबिलिटी की बात की गई है, तो दोनों ही किस में आ जाएंगे, ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी में काउंट किए जाएंगे। क्लियर है? प्रोवाइडेड दैट ए डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और ए प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ये कहता है कि अगर कोई किसी पब्लिक पॉलिसी का डिक्लेरेशन करता है कि अगर हम सरकार में आए, जैसे कि हर एक पार्टी के अपने मैनिफेस्टोज होते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये काम करवा देंगे, हम सरकार में आए तो अच्छी रोड होगी, हम सरकार में आए तो आपकी एजुकेशन फ्री रहेगी, हम सरकार में आए तो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी रहेंगी, इस तरह की जो पब्लिक, मान लो छोटे लेवल पे अगर हम बात करें ग्राम पंचायत वगैरह के लेवल पे, कि मैं अगर जीत गया तो मैं गांव के जो सड़कें हैं गलियां हैं वो पक्की करा दूंगा, सीवेज का अच्छा काम करा दूंगा, तो इस तरह के अगर कोई पब्लिक एक्शन के रिगार्डिंग कोई प्रॉमिस है, दैट इज नॉट काउंटेड एज ग्रेटिफिकेशन, उसको हम ग्रेटिफिकेशन में काउंट नहीं कर सकते। वो एक ठीक है, वो हो सकता है कि लोगों के माइंड पे होल्ड बना रहा है इस तरीके से, लेकिन वो एक वैलिड तरीका है कि आप किसी पब्लिक एक्शन का प्रॉमिस कर रहे हैं तो ठीक है, कल को लायबिलिटी आपके, सॉरी अकाउंटेबिलिटी रहेगी पब्लिक के प्रति। वो लोग, मतलब उसमें कोई इस तरह का प्रेशर नहीं है कि आपने कुछ ऑफर किया है, ठीक है, वो पब्लिक एक्शन है, वो पब्लिक पॉलिसी की बात है, वो आप सबको कर रहे हैं, तो वो अपना रेशनल डिसीजन उस बेस पे ले सके, वो इसलिए किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्लोज पे आते हैं, ए पर्सन हु ऑफर्स और एग्रीज टू गिव ऑफर्स और attempts to procure a gratification shall be deemed to give a gratification। ये बड़ी बात है कि अगर कोई ऑफर भी करता है ना, चाहे सामने वाले ने लिया चाहे नहीं लिया वो ग्रेटिफिकेशन, अगर कोई ऑफर भी कर रहा है या फिर एग्रीज टू गिव ऑफर, यानी कि जस्ट एक एग्रीमेंट है कि मैं दे दूंगा इतने पैसे अगर आप इस तरह से ऐसा करोगे, तो मैं आपको ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको ये बेनिफिट दे दूंगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर, या फिर किसी को इंड्यूस करने के लिए कोशिश करता है, किसी भी तरीके का अटेम्प्ट करता है कि मैं ये ग्रेटिफिकेशन देके सामने वाले को इलेक्टोरल जो राइट है वो मेरे फेवर में एक्सरसाइज करा लूं या मेरे कहने के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करा लूं, सिर्फ अटेम्प्ट भी करता है, वो भी क्या माना जाएगा, वो भी ऐसा माना जाएगा कि ही हैज गिवन द ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो ए पर्सन हु ऑफर्स, जो जस्ट ऑफर करता है, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया नहीं किया डजंट मैटर, जस्ट ऑफर, और एग्रीज टू गिव ऑफर्स, या फिर एक एग्रीमेंट करता है कि दे दूंगा, ठीक है, और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर, या फिर अटेम्प्ट करता है प्रोक्योर करने की, दलाली टाइप करने की कोशिश करता है किसी भी ग्रेटिफिकेशन को, तो दैट इट शैल बी डीम्ड टू गिव ए ग्रेटिफिकेशन, तो उसका भी एक डीम्ड वो माना जाएगा कि इसने एक्सेप्ट, सॉरी ग्रेटिफिकेशन दिया है, तो ये भी ब्राइबरी में काउंट कर लिया जाएगा। अगर कोई ऑफर करता है जस्ट, या फिर एग्रीमेंट टू ऑफर है, या फिर सिर्फ अटेम्प्ट है, तो वो भी किस में काउंट होगा, ब्राइबरी में काउंट होगा, क्योंकि इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज गिवन द ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। यहां से एक फिक्शन क्रिएट हो जाता है, लीगल फिक्शन, और उसके बेस पे वो भी कहां पे लायबल होगा, ब्राइबरी के लिए लायबल होगा 173 में, सॉरी 172 में। उसके बाद आता है ए पर्सन, थर्ड क्लोज, ए पर्सन हु ऑब्टेन्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट, जो ऑब्टेन करता है यानी कि एक्ट सीरियस क्या है कि उसने ले लिया, और एग्रीज टू एक्सेप्ट, या फिर उसने एग्री कर लिया कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, या फिर अटेम्प्ट कर लिया। यहाँ पे बात थी गिवर की, यहाँ पे बात है एक्सेप्टर की। ऊपर क्या था, इससे ऊपर वाले क्लोज में कि जो जस्ट ऑफर करता है, एग्रीमेंट करता है, अटेम्प्ट करता है देने के लिए, तो गिवर की लायबिलिटी है। यहाँ पे हम कह रहे हैं ए पर्सन हु ऑब्टेन्स, जो ले लेता है एक्चुअल में कोई ग्रेटिफिकेशन, और एग्रीज टू एक्सेप्ट, या फिर एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं इस तरह से अपना वोटिंग का राइट एक्सरसाइज कर लेता हूँ, या अपने वाइफ से करा देता हूँ, अपने बेटे से करा देता हूँ, उसके बाद में आप दे देना, जस्ट एन एग्रीमेंट कि अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो आप ये कर देना, ठीक है। या फिर अटेम्प्ट करता है किसी भी तरीके से ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन करने को, तो उसको भी माना जाएगा कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड ही विल आल्सो बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। क्लियर है?
यानी कि अगर एक्चुअल में कमीशन हुआ है तो फर्स्ट और सेकंड क्लोज बात कर ही रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड सब क्लोज दे रखे हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इस चीज की कि अगर एक्चुअल में ये ऑफेंस हुआ भी नहीं है, सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है, तो गिवर की तरफ से अटेम्प्ट हुआ है या एक्सेप्टर की तरफ से अटेम्प्ट हुआ है, वो ऐसे माना जाएगा। अगर गिवर की तरफ से हुआ है तो ही हैज गिवन द ग्रेटिफिकेशन, और अगर एक्सेप्टर की तरफ से हुआ है तो ही हैज एक्सेप्टेड द ग्रेटिफिकेशन। इस तरह से माना जाएगा। एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया हुआ है सेक्शन ने विद इन इटसेल्फ। ठीक है, अगर अटेम्प्ट होता है तो भी, अगर जस्ट ऑफर होता है तो भी, अगर जस्ट एक्सेप्टेंस होती है तो भी, ये किस में आएगा, ब्राइबरी की डेफिनेशन में फॉल करेगा। और एक जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, a gratification and a person who accept a gratification as a motive for doing what he does not intend to do or for doing what he has not done as a reward। ये देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने कोई ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसने झूठ बोला कि मैंने वोटिंग राइट इस तरह से एक्सरसाइज किया जैसा आपने कहा था, और उसके बदले में उसने कोई रिवॉर्ड ले लिया, या फिर उसने कहा कि ठीक है मैं आपका मतलब आप कहेंगे मैं वैसे ही वोट करूंगा, या आप कहेंगे वैसे ही मैं अपना इलेक्ट्रोल राइट एक्सरसाइज करूंगा, इसके बदले में, या फिर मान लो वोटिंग का राइट छोड़िए, राइट टू स्टैंड एट इलेक्शन ये भी तो इलेक्ट्रोल राइट है। अब मान लो दो पार्टीज हैं आमने सामने और वो दोनों इलेक्शन में खड़ी, तो पहली पार्टी उसको कुछ ऑफर करती है ग्रेटिफिकेशन कि आप ये ले लो और आप मतलब स्टैंड करो इलेक्शन में, यानी कि ग्रेटिफिकेशन वहां पे चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो पर्सन जो है वो ग्रेटिफिकेशन तो ले लेता है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि मैं नॉमिनेशन फाइल नहीं करूंगा, ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि ग्रेटिफिकेशन लिया, हजम किया और आगे कुछ करना ही नहीं है, मैं जैसे अपना इलेक्ट्रोल राइट एक्सरसाइज कर रहा था मैं वैसे ही करता रहूंगा। ठीक है, तो भी वो ब्राइबरी में काउंट होगा। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ग्रेटिफिकेशन लिया तो उसी हिसाब से काम भी किया, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। इवन इफ the person has not intended to do that thing for which he was offered the gratification, for which he has accepted the gratification, then also he shall be deemed to accept the gratification। क्लियर है? भले ही उसने रिवॉर्ड तो ले लिया लेकिन उसने वोट किसी और के फेवर में किया है, लेकिन उसने रिवॉर्ड लिया ना कि मैंने वोट आपके फेवर में किया है, उसने किया नहीं है, तो भी वो किस में आएगा, ब्राइबरी में लायबल होगा। ऐसे ही माना जाएगा कि उसने ग्रेटिफिकेशन लिया है, ऐसे ही माना जाएगा कि उसने ब्राइबरी कमिट की है, चाहे वो वोट कहीं पे भी करके आए, लेकिन जो उस पर्सन से उसने कुछ ग्रेटिफिकेशन लिया है वो तो इस वजह से लिया ना कि मैंने आपके फेवर में इलेक्ट्रोल राइट एक्सरसाइज किया। तो ये लास्ट लाइन आपकी यही कहती है कि भले ही उस काम को करने की आपकी इंटेंशन नहीं है, अगर आपको इंड्यूस किया गया तो, लेकिन जैसे ही आपने ग्रेटिफिकेशन ले लिया, आप चाह नहीं रहे कि मैं इसके फेवर में वोट करूंगा, आप ये प्रूव भी कर देते हैं, स्टिल यू विल बी लायबल फॉर द ब्राइबरी। क्लियर है? ये है सेक्शन 170 ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। इसको आपने पढ़ना है 173 के साथ, दैट इज पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी। क्या कहता है, whoever commits the offense of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। यानी कि यहाँ पे चाहे वो एक्सेप्टर है चाहे वो गिवर है, वो किस चीज के लिए लायबल होंगे, ब्राइबरी के लिए लायबल होंगे। whoever commits the offense of bribery, जो भी इस ऑफेंस के लिए लायबल होंगे, तो आपका सेक्शन 173 कहता है कि 1 साल तक की सजा और फाइन या फिर दोनों दी जा सकते हैं। जो सजा रहेगी वो इधर डिस्क्रिप्शन की रहेगी, यानी कि सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, ये कोर्ट की मर्जी पे या डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, एंड दैट विल बी द जुडिशियल डिस्क्रिप्शन ओनली। अब एक्सप्लेनेशन सॉरी, इससे नेक्स्ट चीज क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोविजो टेस्ट है सेक्शन 173 में, ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शैल बी पनिश्ड विद फाइन ओनली। अगर कोई भी किसी तरह का कोई मॉनेटरी बेनिफिट दिया गया, कोई प्रोप्राइटरी बेनिफिट दिया गया, तो ठीक है, यहाँ की ब्राइबरी में कवर होगा 1 साल तक की सजा, और फाइन की एज सच कोई लिमिट नहीं दे रखी, तो 1 साल तक की सजा और विद फाइन और विद बोथ से उसको पनिश किया जा सकता है, एक्सेप्टर को भी गिवर को भी। ठीक है, उसके बाद एक प्रोवाइजो टेस्ट है सेक्शन 173 में, वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, ब्राइबरी थ्रू ट्रीटिंग करता है, तो उसको जो कॉर्पोरियल पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, वो नहीं दी जाएगी, जस्ट फाइन की पनिशमेंट दी जाएगी। वो फाइन तो डिपेंड करेगा, उसकी तो ऐसे कोई लिमिट नहीं दे रखी, लेकिन लगेगा सिर्फ फाइन, उसको बिहाइंड द बार्स नहीं रखा जाएगा। तो हमने कहा कि जो ब्राइबरी है वो थ्रू ट्रीटिंग है, ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग है। अब ट्रीटिंग का क्या मतलब है, ये इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन अटैच है, वो कहती है ट्रीटिंग मीन्स दैट फॉर्म ऑफ ब्राइबरी, है तो ब्राइबरी की फॉर्म, ठीक है,
वेयर द ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट इन फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट और प्रोविजन। अगर मान लो कोई पैसे का बेनिफिट है, अगर कोई प्रॉपर्टी का बेनिफिट है या और कोई कॉर्पोरियल काइंड ऑफ बेनिफिट है, तो वो तो कवर हो जाएगा इसमें। लेकिन सिर्फ ट्रीटिंग का बेनिफिट है जिसमें क्या आ जाएगा, कुछ खिलाने पिलाने का प्रावधान है। ठीक है, कि इसके एवज में आपको खाना खिलाया जाएगा, अच्छा खाना खिलाया जाएगा, कहीं पे डिनर कराया जाएगा, एंटरटेनमेंट कराया जाएगा, यानी कि सबको मूवी दिखाई जाएगी, कहीं हरिद्वार घुमा के लेके आया जाएगा, या फिर कहीं और अच्छी जगह पे आपको टूरिस्ट स्पॉट पे ले जाया जाएगा, कोई ट्रिप कराई जाएगी, या फिर कोई और प्रोविजन। ठीक है, कि 1 साल तक आपको ये फायदा दे दूंगा। ये इस तरह के जो प्रोविजन है, जैसे कि खाने पीने का आपका 6 महीने तक भंडारा चलेगा, जिसको नहीं खाना अपने घर पे मिला वो यहाँ आके खा सकता है। इस तरह की अगर ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग है तो उसमें सिर्फ फाइन की पनिशमेंट है, उसमें 1 साल तक की जो इम्प्रिजनमेंट वाली पनिशमेंट है वो लागू नहीं होगी, सिर्फ फाइन की पनिशमेंट है। और ट्रीटिंग में क्या क्या आएगा, फूड के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन, ट्रीट ड्रिंक के रिगार्डिंग, एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग, या इसी तरह का कोई और प्रोविजन इसमें कवर होगा। क्लियर है? तो सेक्शन 173 को पढ़ना है आपने, सेक्शन 170 के साथ, ब्राइबरी के साथ। उसके बाद आपका एक ऑफेंस ही कवर हो गया, चैप्टर 9 का एक ऑफेंस है ब्राइबरी। क्लियर है? दूसरा ऑफेंस है अनड्यू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन, जिसके हम बीएनएस में बात करेंगे, हम उन ऑफेंसेस को आउट कर रहे हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने जनरली पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या जरूरी होता है कि एक कोई पार्टी है जो होती है डोमिनेटिंग पोजीशन पे, अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, बाय वर्च्यू ऑफ अथॉरिटी हो सकती है, बाय वर्च्यू ऑफ फिडुसरी रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर बाय वर्च्यू ऑफ वल्नरेबल पोजीशन ऑफ अ पार्टी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कोई बहुत बूढ़ा आदमी है और एक कोई यंग सा आदमी है जो उसकी केयर कर रहा है, तो वो जो यंग वन है वो ये माना जाएगा कि ये डोमिनेटिंग पोजीशन में है, और वो उस एज्ड पर्सन पे, जो इन्फर्म पर्सन है, एज्ड पर्सन है, जो उसकी अंडर केयर है, उस पे कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग पोजीशन रखता है, तो हो सकता है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस उस पर एक्सरसाइज करने की, कम से कम अथॉरिटी में तो है। अब उसने किया है नहीं किया वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन अगर कल को कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो ऐसा माना जाएगा कि वो उसने किया होगा। ये कोर्ट भी प्रिज्यूम करके चलता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि कोई फादर है जिसका कोई माइनर, या फिर आप कहें कि जस्ट कम ऑफ एज कोई चाइल्ड है, ये उसमें इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि मान लो कोई 18 ईयर का हुआ ही है कोई बच्चा, ठीक है, तो उसके फादर का उस पर एक होल्ड रहता है, तो फादर किस में हो गया, डोमिनेटिंग पोजीशन में हो गया। उसी तरह से टीचर स्टूडेंट का हो सकता है, उसी तरह से जो स्पिरिचुअल गुरु है और उसके डिसाइपल्स जो होते हैं उनके बीच हो सकता है, या फिर आप ये कहें कि डॉक्टर और पेशेंट का हो सकता है जिसमें डॉक्टर डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। तो ऐसे कुछ रिलेशनशिप है जिनमें देख के आपको समझ आएगा कि कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। और अगर वो डोमिनेटिंग पोजीशन वाला इंसान अपने हिसाब से सामने वाले को चलाता है तो हम कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, कि सामने वाले की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट है ही नहीं, वो अपनी विल से कुछ नहीं कर पा रहा, उसके मेंटली उस पर कोई ना कोई होल्ड बना रहा है। उस हिसाब से हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझेंगे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन के टाइम पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, हु एवर वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब है कि आपको मेंसरिया तो प्रूव करनी है कि उसने जानबूझ के इंटेंशनली विद नॉलेज या विद रीजन टू बिलीव ऐसा किया। वॉलेंटरी सेक्शन 2 क्लोज 33 तीन तरह की मेंसरिया है, इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव। तो whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right, यानी कि जो ऑटोमेटिक फ्री एक्सरसाइज होनी थी इलेक्टोरल राइट की, जिसमें हर इंसान अपने हिसाब से पार्टिसिपेट करता, अपने इलेक्टोरल राइट को अपने हिसाब से एक्सरसाइज करता, लेकिन कोई एक पर्सन है, वो हो सकता है कोई पावरफुल पर्सन हो, ठीक है, कोई डेजिग्नेटेड पर्सन हो, या हो सकता है कोई रिच पर्सन हो, या फिर हो सकता है कोई मनी लेंडर हो, ठीक है, जिसने लोगों को पैसे दे रखे हैं, तो वो उनपे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस बना के उनका जो फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट था उसमें इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस उसने एक्सरसाइज किया है। ये कहता है whoever voluntarily interferes or attempts to interfere, अटेम्प्ट भी यहीं पे कवर है। ठीक है, इसमें आपको सेक्शन 62 पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे अटेम्प्ट के रिगार्डिंग पनिशमेंट नहीं दी हुई है तो हम पढ़ते हैं कि आपको उस सेक्शन को 62 के साथ पढ़ लेना है। पढ़ा था हमने ये। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ऑफेंस है जैसे कि थेफ्ट है, अगर अटेम्प्ट टू थेफ्ट की अलग से पनिशमेंट नहीं है, और फिर अगर अटेम्प्ट टू थेफ्ट होता है तो आप क्या करते हैं, आप थेफ्ट वाले सेक्शन को पढ़ते हैं अटेम्प्ट वाले सेक्शन के साथ, और वहां से आप क्या करते हैं, पनिशमेंट निकाल के लाते हैं। लेकिन यहाँ पे
क्या दे रखा है कि साथ ही अटेम्प्ट की भी पनिशमेंट इसी में कवर हो रही है। दोनों ही ऑफेंसेस को, एक्चुअल कमीशन को भी और अटेम्प्ट को भी सेम फुटिंग पे रखा जा रहा है। तो ये कहता है whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offense of undue influence at an election। सिंपल सी बात है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना था उसमें कोई ना कोई इंटरफेयर रहा, किस वजह से? उसके अनडू इन्फ्लुएंस की वजह से रहा। तो हम कहेंगे कि he has committed the undue influence at an election and he has actually committed the offense of section 174, क्योंकि हम पनिशमेंट वाला सेक्शन कंसिडर करते हैं जब चार्ज फ्रेमिंग की बात होती है। ठीक है, अब जो इसका सेकंड क्लोज है वो क्या कहता है? विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ सबसेक्शन 1। एक तो इस लाइन का मतलब समझ लो, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ सबसेक्शन 1। जनरल जो आपका जनरल रूल है वो कहां पे प्रोवाइडेड है? सबसेक्शन 1 पे, कि ये अनडू इन्फ्लुएंस है। जनरल रूल में उन्होंने कह दिया कि अगर कोई भी इंसान फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट में इंटरफेयर करता है तो हम कहेंगे उसने अनडू इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन विदाउट प्रेजुडिस टू दिस, इसको कोई नुकसान नहीं कर रहे हम फर्स्ट क्लोज को, ये बात सही है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बता रहे हैं जिसमें माना ही जाएगा कि अनडू इन्फ्लुएंस हुआ है। इससे इतर जितने भी टाइप हो सकते हैं, इससे अलग जितनी भी चीजें हो सकती हैं जो अनडू इन्फ्लुएंस में फॉल करेंगे, जो इस जनरल बात में फॉल करेंगे, वो तो कवर हो ही रही है। लेकिन जो बहुत कॉमन कुछ इंस्टेंसेस होते रहते हैं, जो कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस है, वो यहाँ पे दे दिए। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरल रूल ऑफ सबसेक्शन 1, यानी कि जो जनरल रूल सबसेक्शन 1 में था उसको कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ये बातें कही जा रही हैं। इसमें अगर कोई चीज फॉल कर रही है वो करेगी ही, लेकिन ये वाली चीज उसमें जरूर फॉल करेंगे। ये मतलब होता है इस क्लोज का, जो एक फ्रेज दिया होता है बहुत सारे सेक्शंस में, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ सबसेक्शन सो एंड सो। ठीक है, तो इसका मतलब है जनरल जो प्रोविजन है वो दिया हुआ है ऊपर वाले में जिसको मेंशन किया गया है, एंड विदाउट प्रेजुडिस का मतलब है कि उसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो जनरल रूल एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस मेंशन कर दिए जा रहे हैं जो एक्चुअल में उसमें कवर होंगे ही होंगे, बाकी इससे अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि whoever threatens any candidate or voter or any person in whom a candidate or voter is interested with injury of any kind, अगर कोई किसी को धमकी देता है, किस चीज की धमकी देता है? इंजरी कोज करने की धमकी देता है। वो इंजरी किसी भी तरीके की हो सकती है। इंजरी कितने तरीके की हो सकती है? क्या होता है इंजरी? फॉर द पर्पज ऑफ बीएनएस हमने पढ़ा है, सेक्शन 2 क्लोज 14 से हमने डेफिनेशन लेनी पड़ेगी। तो सेक्शन 2 क्लोज 14 कहता है कि कोई भी इलीगली कोज किया हुआ हार्म, चाहे वो बॉडी को हार्म कोज किया गया है, चाहे वो माइंड को हार्म कोज किया गया है, चाहे वो रेपुटेशन को किया गया, चाहे वो प्रॉपर्टी को किया गया, किस में कवर होगा? इंजरी में कवर होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को धमकी दे रहा है इंजरी कोज करने की, किसको? कि मैं तुझे इंजरी कोज कर दूंगा, किसी कैंडिडेट को कह रहा है, किसी वोटर को कह रहा है, या फिर तुम्हारे बेटे को कर दूंगा, तुम्हारी वाइफ को कर दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को कर दूंगा, तुम्हारी सिस्टर को कर दूंगा, तुम्हारे किसी रिलेटिव को कर दूंगा, यानी कि टू एनी पर्सन इन whom दैट कैंडिडेट और वोटर इज इंटरेस्टेड। ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। सिर्फ थ्रेटन करने की बात हो रही है, उसके बाद अगर एक्चुअल कमीशन हो जाता है तो बहुत सारे सेक्शन लग जाएंगे। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं थ्रेटनिंग की, कि अगर कोई किसी दूसरे पर्सन को थ्रेटन करता है, और वो दूसरा पर्सन कौन है? कोई कैंडिडेट है, कोई वोटर है। कैंडिडेट कौन? जो नॉमिनेट हो रहा है इलेक्शन में, और वोटर कौन? जिसके पास वोटिंग का राइट है। और एनी पर्सन इन whom a कैंडिडेट और वोटर इज इंटरेस्टेड, या किसी दूसरे पर्सन को धमकी दे रहा है, या फिर दूसरे पर्सन को इंजरी कोज करने की धमकी दे रहा है। ठीक है, इंजरी का मतलब 2 क्लोज 14 में, तो उसको हम कहेंगे कि इस पर्सन ने क्या किया है? अनडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन किया है। जो सेकंड क्लोज है वो क्या कहता है? इंड्यूसेस और अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस ए कैंडिडेट और वोटर टू बिलीव दैट he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure। ये कहता है अगर कोई एक्चुअल में ऐसा करता है या अटेम्प्ट करता है, क्या? किसी कैंडिडेट को या वोटर को इस तरह से कहता है कि अगर आप हमारे फेवर में वोट नहीं करेंगे, या फिर अगर हम कह रहे हैं उस तरह से आपका इलेक्टोरल राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो कोई बहुत बड़ा डिवाइन डिस्प्लेजर हो जाएगा, या फिर स्पिरिचुअल सेंसर कि आपको ऊपर जाके हिसाब देना होगा, भगवान आपसे पूछेगा, ये वाली जो चीजें। ठीक है, मान लो किसी 2 कम्युनिटीज के कैंडिडेट वहां पे खड़े, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? वो जो वोट मांग रहे हैं वो किस बेस पे मांग रहे हैं? वो अपने स्पिरिचुअल हिसाब से, कि अगर आप मान लो हमें वोट नहीं करोगे तो ये देवता नाराज हो जाएगा, ये अल्लाह नाराज हो जाएगा, ये सिख गुरु नाराज हो जाएंगे, यानी कि आप उस बेस पे वोटिंग का राइट एक्सरसाइज करने को कह रहे हो।
ठीक है। या फिर उस बेस पे मान लो एक पर्सन कोई नॉर्मल कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट खड़ा है और एक कोई धार्मिक या रिलीजियस गुरु वहां पे खड़ा है, तो आप उस बेस पे ये कह रहे हो कि आप अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लो, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ये तो गुरु है, ये स्पिरिचुअल गुरु, इन्होंने तपस्या की हुई है, ठीक है। या फिर ये कोई मौलाना है। इस तरह की अगर कोई बातें की जाती हैं जिसकी वजह से आप सामने वाले को कन्विंस करते हो कि आप अगर इलेक्टोरल राइट को उस तरह से एक्सरसाइज नहीं करोगे जैसे मैं कह रहा हूं, तो कोई ना कोई डिवाइन डिस्प्लेजर हो जाएगा, कोई ना कोई आपके ऊपर स्पिरिचुअल सेंसर लगेगा, तो ये भी माना जाएगा कि उसने फ्री एक्सरसाइज थी जो वोटिंग इलेक्टोरल राइट की, उसमें इंटरफेयर किया है, और इंटरफेयर किया है इसका मतलब उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है इलेक्शन में। क्लियर है? तो दो चीजें कवर है, या तो इंजरी की धमकी दे रहे हैं या फिर इस तरह से माइंड पे होल्ड बना रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो डिवाइन डिस्प्लेजर हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये स्पिरिचुअल सेंसर आप पे लागू होगा। क्लियर? तो वो भी किस में आएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस पे, क्योंकि इसकी वजह से फिर सामने वाला फ्री विल से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाता। तो इस तरह का कोई भी जो मेंटल होल्ड बनाने की चीजें हैं वो किस में आ जाएंगी? अनड्यू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन में आ जाएंगे। थर्ड चीज वही, ए डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन और mere एक्सरसाइज ऑफ ए लीगल राइट विदाउट इंटेंट टू इंटरफेयर विद एन इलेक्टोरल राइट शैल नॉट बी डीम्ड टू इंटरफेयर। अगर सिर्फ कोई अपने मैनिफेस्टो को बता रहा है, कोई ये बता रहा है, पब्लिक पॉलिसी का कोई डिक्लेरेशन दे रहा है या फिर पब्लिक एक्शन का कोई प्रॉमिस कर रहा है, तो वो सारी चीजें अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगी, वो करना अलाउड है। समझ में आ गया? तो ये होता है सेक्शन 171 अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। सेक्शन 171 को और सेक्शन 172 को पढ़ना है आपने सेक्शन 174 के साथ। तो 172 तो अभी हमने किया नहीं है, पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम पनिशमेंट पढ़ लेते हैं। इसकी पनिशमेंट हमने पढ़ ली, 1 साल तक की सिंपल 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन और फाइन और बोथ, दोनों कवर है। लेकिन जहां ट्रीटमेंट के थ्रू ब्राइबरी होती है वहां पे सिर्फ फाइन लगेगा। ट्रीटमेंट में क्या क्या था? फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट या फिर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस काइंड। क्लियर है? अब हमने नेक्स्ट जो ऑफेंस पढ़ा है इलेक्शन से रिलेटेड वो पढ़ा है अनड्यू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन। इसकी जो पनिशमेंट है वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 174 में। Whoever commits the offense of undue influence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। बिल्कुल सेम पनिशमेंट है, एक ही सेक्शन में भी कवर की जा सकती थी तीनों, लेकिन वहां पे ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने ट्रीटिंग के रिगार्डिंग इन्होंने प्रोविजन डालना था, तो उसकी वजह से उसको अलग सेक्शन में कवर कर लिया। ठीक है? तो इसमें भी 1 साल तक की सजा ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन और फाइन और बोथ, और इसमें भी 1 साल तक की सजा। और इवन पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन का जो नया ऑफेंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी सेम ही पनिशमेंट है, दोनों एक सेक्शन में कवर किए हुए हैं कि 1 साल तक की सजा और फाइन और बोथ। क्लियर है? तो इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो 2-3 ऑफेंसेस इसके बचे हुए हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन के, उनको कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। थैंक यू।